हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल नॉइस एक्सप्लेनर में स्वागत है। साल 2077 में एक वर्चुअल गेम एपोक्लिप्स हकीकत बन चुका था। इस गेम ने दुनिया के सारे सिस्टम को तहस महस कर दिया था। दुनिया एक जंग के मैदान में बदल चुकी थी, जहां हर कोई सिर्फ अपने लिए जी रहा था। इंसानियत के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन खत्म हो चुके थे। हर तरफ सिर्फ तबाही का माहौल छा चुका था। लेकिन इस तबाही में भी इंसानों के भीतर कुछ पावर्स, जो कि सुपर नेचुरल पावर्स होती हैं, वो अवेकन होना चालू हो गई और अभी ये दुनिया सिर्फ ताकतवर के लिए बची थी। यहाँ पर जो वीक और कमजोर थे उनके लिए कोई भी जगह नहीं थी। जिसके बाद हमें दिखाते हैं जियोंग सिटी के सबसे अमीर और चार्मिंग प्लो बॉय, जिसका नाम यसा होता है और यही हमारे मेन कैरेक्टर भी होने वाला है। यसा ने इस तबाही के बीच खुद को बड़े अच्छे से संभाल रखा था। पूरी दुनिया बर्बाद हो रही थी, लेकिन यसा ने अपनी पूरी पावर को सिर्फ एक लड़की, जिसका नाम चिन यानरान होता है, जो हमारे एमसी यसा की गर्लफ्रेंड होती है, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए लगा दी थी। चिन यानरान जो कि काफी ज्यादा ब्यूटीफुल और फेमस लड़की होती है, लेकिन वह इस वाइल्ड दुनिया में काफी ज्यादा कमजोर होती है। यसा ने उसे प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी पूरी वेल्थ को भी लगा दिया था। उसने 10 एक्सपर्ट्स को हायर करने के लिए अपनी पूरी दौलत को खर्च कर दिया था, ताकि वो यानरान को ट्रेन कर सकें और उसे मजबूत बना सकें। और यही नहीं, यसा ने यानरान के लिए सबसे बेहतरीन इक्विपमेंट्स और होली वेपन्स को भी खरीदा था। हर एक मौका, हर एक कीमती चीज यसा ने यानरान के लिए लेकर आता था, जिससे वो पावरफुल बन सके। और उसकी मदद से यानरान ड्रैगन कंट्री की एक गॉड टियर पावर हाउस बन चुकी थी, जो काफी ज्यादा पावरफुल थी। लोग उसे वहां पर बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट से मानते थे और लोग उन्हें परफेक्ट कपल भी कहा करते थे और उनकी जोड़ी की यहाँ पर लोग मिसाल भी दिया करते थे। और हमें बताते हैं आज वही दिन था जब यसा और यानरान की शादी होने वाली थी। दुनिया भर के लोग इस शादी को लेकर काफी ज्यादा उत्साहित थे। सब कहते हैं कि ये शादी सचमुच स्वर्ग से बनी जोड़ी है। इन लोगों की जो जोड़ी है वो काफी ज्यादा अच्छी है। लेकिन शादी के दिन यसा ने अपने दोस्तों और मेहमानों के बीच यानरान से घुटनों पर बैठकर कहा, यानरान क्या तुम मुझसे शादी करोगी? उसकी आवाज में सच्चा प्यार और गहरे जज्बात साफ साफ नजर आ रहे थे। लेकिन यानरान, जो हमेशा उसके काफी ज्यादा नजदीक रहा करती थी, उसने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। इस बात को सुनने के बाद यसा काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके सामने वह लड़की जिसके लिए यहाँ पर उसने पूरी जिंदगी उसने बदल दी थी, वो आज उसके दिल को तोड़ रही है, उसके यहाँ पर प्रपोजल को रिजेक्ट कर रही है। यानरान ने हंसते हुए उसकी तरफ देखा और कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर पैसों से तुम मेरे असली जज्बात को खरीद सकते हो? और वो कहती है कि तुमने मुझे तोहफे दिए, इक्विपमेंट्स दिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इनके बदले में मैं तुम्हारे जो प्यार है उसे कबूल करूं। यसा का जो दिल था वो काफी ज्यादा दर्द करने लगता है। उसके अंदर तूफान सा मच जाता है और तभी यहाँ पर उसने देखा कि यानरान के पास एक और आदमी खड़ा होता है, जिसका नाम जोंग था। जोंग ने यसा की तरफ देखते जा रहा था, जैसे वह उसका मजाक उड़ा रहा हो। यानरान ने जोंग का हाथ पकड़ा और कहा, यह मेरा साथी है जिसका नाम जोंग है और ये मेरे फीलिंग्स को समझता है, ये मेरे दर्द को समझता है। तुम्हारे पैसे नहीं, पैसों से ही हर चीजों को नहीं खरीदा जा सकता। फिर उसने और आगे बढ़कर कहा, मैं तुम्हारा दिल जो है वो जोंग को देने वाली हूँ, ताकि मैं हर दिन तुम्हारी जो धड़कन है उसे सुन सकूं। हम देखते हैं वह उसके दिल को अपने हाथों से निकाल लेती है। यसा आप जो था वो पूरी तरीके से टूट चुका था। जोंग ने यसा का मजाक बनाते हुए उसके चेहरे को अपने पैरों से कुचलने लगता है और कहता है, जो सब कुछ यसा का था अब वो मेरा हो जाने वाला है। यसा के अंदर ऐसा महसूस हुआ कि उसकी पूरी जिंदगी खत्म हो गई हो। उसने सोचा, क्या मैं इस दुनिया के लिए सिर्फ एक मजाक बनकर रह गया हूँ? लेकिन तभी यसा के कानों में जानी पहचानी आवाज आई, जो कहती है, यसा क्या तुम यहाँ पर ठीक हो? यसा चौंक जाता है। उसने अपनी आंखों को खोली और वो रियलाइज करता है कि वो समय में एक हफ्ते पीछे आ गया है, जहाँ पर ऑल एपोक्लिप्स शुरू होने वाला था। उससे ठीक पहले वो फिर से पास्ट में जा चुका था। अब यसा को सब याद आने लगता है कि आखिरकार उसके साथ क्या क्या हुआ था। उसे समझ आ गया था कि उसके पास एक और मौका मौजूद है, जो कि उसे दूसरा मौका मिला है, लेकिन इस बार वह उन गलतियों को बिल्कुल भी नहीं दोहराएगा जो उसने पहले की थी। उसने तय किया कि वो यानरान और उस जैसे सभी स्वार्थी लोगों को कभी भी माफ नहीं करने वाला। यह सब बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसने अचानक रुककर कुछ सोचा और फिर वापस लौटा और यानरान के हाथ को छुड़ाते हुए कहने लगता है, तुम्हारे भले के लिए, तुम्हारा भला यही है कि मैं तुमको यहाँ पर तुमसे बर्बाद कर दूं, यही तुम्हारा कहना था, तो मैं यहाँ पर जहन्नुम में चला जाता हूँ। यानरान उसके इस रवैये से काफी ज्यादा चौंक जाती है, क्योंकि जो यसा का व्यवहार था अब वो पूरी तरीके से बदल चुका था। यह काफी ज्यादा कोल्ड तरीके से कहने लगता है, अब तुम मेरे पैसों के बारे में सोचना बिल्कुल बंद ही कर दो, क्योंकि तुम्हें अब बिल्कुल भी पैसे नहीं मिलने वाले। मैं अपनी जिंदगी ऐसे सेल्फिश लोगों से यहाँ पर के साथ बिल्कुल भी नहीं जीने वाला। मैं उनसे अपनी जिंदगी को काफी ज्यादा दूर रखूंगा। यानरान
यसान ने फिर से सोचा कि ये सिर्फ उसकी एक ट्रिक हो सकती है, लेकिन यसा उसे स्ट्रिक्टली शब्दों में कह देता है, मुझे कुछ भी ऐसा नहीं है जो तुम्हारे से चाहिए, तुम जैसे लोग मेरे लिए जिंदगी में कोई भी अहमियत नहीं रखे। इसके बाद हम देखते हैं यसा ने अपने पुराने बिजनेस पार्टनर येलिन को फोन किया। उसने अपनी सारी हिस्सेदारी 20 बिलियन युआन के जो स्टॉक्स होते हैं उन्हें बेचने की डील फाइनल की, जिसे सुनने के बाद जो येलिन थी वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि यसा ने कभी भी अपने जो हिस्सेदारी थी उसे बेचने के बारे में कभी भी नहीं सोचा था, ना ही वो इसके लिए पहले कभी राजी हुआ था। लेकिन अचानक से वो इसके लिए कैसे मान जाता है और हम यसा को देखते हैं। अब उसके दिल में एक ही मकसद था, एपोक्लिप्स की इस नई दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान बनना और अपने दुश्मनों को उनकी असली औकात दिखाना। यसा ने अपने आसपास जो उसके करीबी लोग होते हैं वो उसे प्रोटेक्ट करना चाहता है, और यसा अपने आप से वादा करता है कि अब मैं इस दुनिया में अपनी कीमत बताऊंगा, और जिन्होंने मुझे धोखा दिया है उन्हें अपनी हर एक गलती का अंजाम भुगतना पड़ेगा। यसा को आगे यसा बताता है कि उसे पेपर वर्क जो है 5 दिन के अंदर कंप्लीट करने चाहिए, और उसका जो पूरा पैसा है उसे ट्रांसफर करना है, जो कि उसके अकाउंट में आ जाना चाहिए। तो जो यन होती है वो मुस्कुराते हुए बोलने लगती है, पैसे की जो मामला है उसमें उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। वो खुश थी कि यसा ने फाइनली जो ये कॉर्पोरेशन था वो उसे बेचने के लिए तैयार था और जो यन का हो जाने वाला था। यसा ने कॉल कट कर दिया और कहा, अगली बार मैं एपोक्लिप्स बीटा का इंतजार करूंगा। इस जिंदगी में मैं जो टॉप पोजीशन है वो मैं उसे हासिल करके रहूंगा। मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनकर जरूर से रहूंगा। आगे में बताते हैं एक हफ्ता बीत जो रहा था जब एपोक्लिप्स गेम शुरू हो गया था। येशा गेम के अंदर एंटर हो जाता है और एक विंडो अपीयर हो जाती है जो उसका स्वागत कर रही थी, जो बीटा एक्सेस में एंट्री करने के लिए उसे कांग्रेचुलेट करती है। सिस्टम के मुताबिक ये जो टेस्ट था वो 3 दिन तक चलने वाला था, और उसके बाद जो बीटा वर्जन था वो खत्म हो जाने वाला है, और इस गेम का जो पब्लिक वर्जन है वो लॉन्च होने वाला है। यसा एक भाई में उस गेम के अंदर एंटर हो जाता है। उसे एक जानी पहचाने एहसास महसूस होने लगता है, और उसे महसूस हो जाता है कि ये एपोक्लिप्स गेम का स्टार्टिंग पॉइंट की फीलिंग है। उसने अपनी विंडो को टच किया और अपने यूजर नेम नाइट सा को टाइप किया। पिछली जिंदगी में एक गिल्ड एक गॉड टियर बीच टेमर के हाथों में पूरी तरीके से तबाह हो चुकी थी, जो एक डार्क एबेसिस ड्रैगन को लीड कर रहा था। इस बार पैसे और रिसोर्स की उसे कोई भी कमी नहीं थी, और इसलिए उसने यहाँ पर बीच टेमर क्लास को अपने प्रोफेशन के रूप में चुन लिया था। क्लास सेलेक्ट करने के बाद उसकी अपीयरेंस बदल चुकी थी। फिर उसने यहाँ पर टॉपिंग करने के बारे में सोचा, और सिस्टम ने उसे उसके अकाउंट में टोटल 20 बिलियन गोल्ड कॉइन क्रेडिट कर दिए। जो उसके पास पूरा पैसा था वो उसने गेम के अंदर ट्रांसफर कर लिया था, और जो सिस्टम था उसे कांग्रेचुलेट करने लगता है। यसा इस ह्यूज अमाउंट से काफी ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि उसे पता था कि 3 दिन के बाद इन कॉइन्स की वैल्यू जो है वो 10 गुना हो जाने वाली है। सिस्टम ने फिर एक कांग्रेचुलेट मैसेज दिखाया, क्योंकि यसा पहला प्लेयर था जिसने 1 बिलियन से ज्यादा रिचार्ज किया था। इस रिवॉर्ड्स के कारण उसका जो एक यूनिक प्रोफेशन होता है वो अनलॉक कर लेता है। यसा क्लूलेस था, उसे नहीं पता था कि आखिर क्या चल रहा है, लेकिन कुछ देर बाद उसे पता चलता है कि जो प्रोफेसर होता है वो गॉड ऑफ बेल्ट प्रोफेसर होता है, और ये काफी ज्यादा एक रेयर और एक हिडन प्रोफेशन माना जाता है। और इस चीज को देखने के बाद यसा समझ जाता है कि ये उसने बहुत ही ज्यादा पैसे को खर्च करने की वजह से अनलॉक किया है, तभी सिस्टम मिलने लगता है। और एक बात करता हुआ फ्रॉग अचानक से उसके सामने आ जाता है। यसा को देखने के बाद वो बोलने लगता था, मुझे नहीं लगा था कि मुझे अनलॉक करने वाला कोई यहाँ पर जवान लड़का होने वाला है। यसा कंफ्यूज था कि ये फ्रॉग कहाँ से आ गया और ये बोल भी सकता है। जो फ्रॉग था वो काफी ज्यादा अनर्ड हो जाता है और बोलता है कि तुम एक बेअदब इंसान हो। फिर वो जो फ्रॉग था वो खड़ा हो जाता है और बोलता है, मेरा नाम इबुसु है और मैं तुम्हारा जो बेल्ट मेंटोर है वो होने वाला हूँ। इबुसु एक असल में फ्रॉग होता है, लेकिन वो गॉड ऑफ वेल्थ को ट्रेन भी करता है। इबुसु के मुताबिक ईसा उसका 79th गॉड ऑफ वेल्थ होने वाला है, जो उसकी ट्रेनिंग में शामिल होने वाला है। ईसा उसके मजाक उड़ाते हुए बोलने लगता है, एक टोड वो भी मेरा मेंटोर हो सकता है, क्या तुम्हें फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को यहाँ पर बेचने के लिए आए हो? इसको सुनने के बाद इबुसु ने काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी उंगली स्नैप करते हुए बोलने लगता है कि मैं तुम्हें असली वेल्थ का मतलब समझाने वाला हूँ। तभी जो सिस्टम था वो ओपन हो जाती है और बोल्थ प्रोफेशन के इनिशियल टैलेंट की डिटेल्स को शो करने लगती है, जिसमें पहले नंबर पर लेवल 15 का वेल्थ रोलिंग होता है। उस एबिलिटी के कारण हम देखते हैं उसके पोजीशन में जो गोल्ड कॉइन्स होते हैं वो 1% से हर दिन बढ़ जाने वाले हैं। दूसरे नंबर पर उसके पास पेनी पेंसर होता है। इस एबिलिटी के कारण अगर वो मर भी जाता है तो उसकी पोजीशन में जो भी गोल्ड कॉइन्स और ड्रॉप होने वाली है वो की पोजीशन से नहीं जाएंगे। मर जाने के बाद भी वो उसकी इन्वेंट्री में मौजूद होंगे, जो कि काफी ज्यादा अच्छी एबिलिटी है। जिसके बाद तीसरे नंबर पर उसके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लक होता है, क्योंकि हमें बताते हैं ईसा के इमेंस वेल्थ की वजह से उसकी लक भी काफी ज्यादा एक्सीलेंट हो जाती
है। चौथे नंबर पर अनमैच्ड चार्म होता है, जो कि उसके चार्म के प्लस 50 पॉइंट को बढ़ा देती है। और इन दी एंड 5वें पॉइंट पर पावर ऑफ वेल्थ गॉड होता है, जो उसे डिवाइन पावर को यूज करने के लिए काम आने वाली है, और वो उसकी वजह से डिवाइन पावर को भी यूज करता है। और हर मिलियन गोल्ड कॉइन खर्च करने पर उसे रैंडम एट्रीब्यूट पॉइंट में मिल जाएंगे, जो डेली उसे 100 पॉइंट्स बढ़ाने में मदद भी कर सकते हैं। जिसके बाद हम ईशा को देखते हैं। वो इन टैलेंट को देखकर हैरान हो जाता है और समझ गया था कि जो गॉड ऑफ वेल्थ प्रोफेशन है वो एक हिडन क्लास है, क्योंकि इसमें इतने सारे इनिशिएट टैलेंट मौजूद हैं। लेकिन उसने नोटिस किया था कि इसमें कोई ऑफेंसिव टैलेंट नहीं है, और वो एबुशी से इसी बारे में पूछने लगता है, जो कि टोड है। एबुशी ने उसे बताने लगता है कि तुम्हें क्लियरली समझाना होगा, गॉड ऑफ वेल्थ एक के यहाँ पर तुम बेपनाह यहाँ पर पैसों को कमा सकते हो, इस चीज से तुम्हें समझ जाना चाहिए। ईसा ने सोचने की कोशिश की और समझा कि वेल्थ रोलिंग की वजह से वो हर रोज डेली 22 मिलियन कमा सकता है। और एबुशी ने उसे इन्फॉर्म किया कि वो पावर कोड ऑफ द वेल्थ के थ्रू डेली 22 एट्रीब्यूट्स पॉइंट को भी कमा सकता है। ईसा एक्साइटेड हो जाता है और बोलने लगता है, ये क्लास तो बहुत ही ज्यादा ओवर पावर है। उसने डिसाइड किया था कि वो दुनिया को पैसे की असली पावर जो है उन सभी को दिखाने वाला है। उसने सिस्टम ओपन किया और न्यूबी विलेज में टेलीपोर्ट हो जाता है, जिसके बाद जो उसकी एंट्री थी वो फ्लोवर प्लेन्स में हो जाती है। ये सब बताता है कि जो बीच टेमर का प्रोफेशन उसे स्टार्ट करना दूसरी क्लास के मुताबिक काफी ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि हम शुरू में पावरफुल जो बीस्ट होते हैं उन्हें टेम बिल्कुल भी नहीं कर सकते। उसके फास्टर ग्रोथ के लिए जो स्ट्रेटजी होती हैं उनकी जरूरत पड़ती है। एबुसो उसके शोल्डर पर बैठ जाता है और बोलता है कि बीच टेमर चूज करना काफी ज्यादा एक रेकलेस डिसीजन था, क्योंकि तुम्हारे पास अभी कोई वेपन भी नहीं है। ईसा उसे एक्सप्लेन करता है कि आखिरकार उसने बीच टेमर को क्यों चूज किया। लेकिन तभी कुछ जो गॉब्लिन्स होते हैं उसे दिखाई दे जाते हैं, क्योंकि उन गॉब्लिन्स को उसकी इंसान वाली जो खुशबू थी वो आ चुकी थी। ये गॉब्लिन लेवल 15 के एलाइट गॉब्लिन वॉरियर थे। जैसा सोच रहा था कि लड़ने चाहिए पर मुझे भाग जाना चाहिए। तभी उसने देखा कि यीशु तो पहले से ही काफी ज्यादा तेजी से भागने लगा है। यीशु ने कहा कि आखिरकार यहाँ पर क्या सोच रहे हो, इसमें इतने सोचने की क्या बात है, तुम्हें भाग लेना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पास कोई हथियार भी मौजूद नहीं और तुम अपने इस लेवल से लेवल 15 के एलाइट गॉब्लिन से बिल्कुल भी नहीं लड़ सकते। जल्दी से यहाँ पर भागो। जो गॉब्लिन थे वो ज्यादा गॉब्लिन यसा के पीछे भागने लगे हैं। ये सब बस इस उम्मीद में भागते जा रहा था कि कोई उसे बचा ले। खैर वो कुछ ही समय में जो सिटी है वहां पर पहुंच जाते हैं और वो लोग गॉब्लिन के चंगुल से बच जाते हैं। वहां पर पहुंचने के बाद वो चैन की सांस लेते हैं। वो गॉब्लिन से बच चुके थे। सिटी में रेस्ट करते हुए कुछ एडवेंचर जो थे उसकी तरफ देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें लग रहा था कि वो इनका मजाक उड़ा रहे। उन्होंने सोचा कि वो जो ऐसा है उसने बीच टेमर क्लास को यहाँ पर अपने लिए चूज किया है और उसके जो कंधे पर बैठा हुआ है वो एक टोड है। क्या वो उसका जो स्पिरिट बीस्ट है वो हो सकता है? जैसा उनकी बातें सुनने के बाद कुछ बोले बिना ही वहां से मुड़ जाता है। लेकिन तभी जो इशू था काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। लेकिन तभी वो कहने लगा है कि हम लोग यहाँ पर जो बीच टैग है उससे सिटी के अंदर खरीद सकते हैं। लेकिन जो यश था वो कहने लगता है कि वो आखिरकार किसी एक आम बीच से संतुष्ट कैसे हो सकता है। ईशु ने पूछा कि वो यहाँ पर क्या चाहता है, तो ईशा उसे जवाब देता है कि उसे पता है कि जो एक हिडन डंजन है वो यहाँ पर मौजूद है। यहाँ एक गॉड लेवल का बीस्ट है जो कि ड्रैगन लायर में मौजूद है, मुझे वो चाहिए। ईशा सीधे यहाँ पर सुप्रीम हॉल को चले जाता है। लेकिन ईशु उसकी जो ये बात होती है बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, क्योंकि ये जगह सिर्फ लेवल 100 और उसके ऊपर वाले प्लेयर के लिए होती है। ईशा बस लेवल 1 पर ही था, फिर भी ईशा इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा था और वो टोड से कहता है कि मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। जब वो अंदर गया तो लेवल 80 के ग्रांट आर्क मेज ने उसके रास्ते को रोक लिया था और कहता है, यहाँ तुम्हारे जैसे लोगों का यहाँ पर क्या काम हो सकता है, तुम्हारे लेवल काफी ज्यादा कम है। जब तुम्हें यहाँ पर सिटी लॉर्ड का रिकमेंडेशन होगा या पर तुम्हारी जो लेवल है वो कुछ ज्यादा होगी तभी तुम यहाँ पर एंटर कर सकते हो, लेकिन अभी तुम यहाँ पर नहीं आ सकते। और जो आर्कमेज था उससे वापस जाकर अपने लेवल को ग्राइंड करने के लिए कहता है। यसा ने पोलाइटली कहा कि उसके पास लेटर तो नहीं है, लेकिन वो आर्कमेज की कुछ मदद कर सकता है। जो उसकी चीज हो गई है वो उसे वापस करने के लिए आया। आर्कमेज ने सोचा कि वो उसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। ईसा ने उसके नीचे देखा और कहा कि तुम्हारे नीचे देखो, और आर्कमेज ने देखा तो उसकी जो पैर होते हैं उसके पास काफी ज्यादा गोल्ड कॉइन पड़े हुए थे। आर्कमेज खुश हो जाता है और इंस्टेंटली यसा को एंट्री के लिए मान जाता है और उन सारे गोल्ड कॉइन्स को भी उठा लेता है। सुप्रीम हॉल के अंदर यसा एक वीआईपी रूम में एंटर हो जाता है, क्योंकि जो आर्कमेज था उसने उसे एक वीआईपी रूम के लिए एंट्री दे दी थी, क्योंकि यसा ने उसे काफी ज्यादा पैसे जो दिए थे। तो जो यूशु टोड था वो कहने लगता है ये एक 100 लेवल का गोलम गार्डियन दिखा है, और वो ईशा से कहने लगता है इसे एक क्यों कर लो, और जो नोबर्स ले है उसके अंदर तुम काफी ज्यादा पॉपुलर हो जाओगे। लेकिन ईशा बोलता है कि ये सब मुझे पसंद बिल्कुल भी नहीं है, ये मेरे लायक भी नहीं है। तभी एक और गार्ड आया जो बारसेकर ब्लड वॉरियर था। उसने पूछा कि यशा को अंदर किसने आने दिया। यशा ने कहा कि उसे एक डिवाइन लेवल का जो गोलम गार्डियन उसे चाहिए।
वॉरियर बोलता है कि डिवाइन लेवल का गोलम आर्डियन मिलना इतना ज्यादा आसान नहीं है, वो काफी ज्यादा मुश्किल है। ईशा ने ऑफर दिया कि वो 1 बिलियन गोल्ड कॉइन पर डे के लिए देने वाला है। जो ब्लड वॉरियर था वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और बोलने लगता है रूल्स जो होते हैं लोग बनाते हैं, लेकिन जो एक डिवाइन लेवल का स्पेल कास्टर है उस बारे में मुझे पता है जो तुम्हारी हेल्प भी कर सकता है। यीशु शॉक्ड हो जाता है क्योंकि डिवाइन लेवल का स्पेल कास्टर एक जो हिडन क्लास होती है उसके अंदर आता है। वॉरियर ने कहा कि वो स्पेल कास्टर को समन कर सकता है, बस ईशा को यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। ईशा ने कॉन्फिडेंटली बोला कि वो अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए तैयार है और पेमेंट भी पूरी तरीके से कर देगा। कॉन्ट्रैक्ट साइन करते ही एक लेडी जो वो तुरंत ही समन हो जाती है, जिसका नाम है यहाँ पर डोलोरस था। डोलोरस ने ईशा की तरफ देखा और उसकी जो शक्ल होती है उसकी तारीफ की कि वो काफी ज्यादा हैंडसम है। उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया और कहा अगले 24 घंटे के लिए वो ईशा के ऑर्डर को फॉलो करने वाली है। डोलोरस के लेवल इतना ज्यादा हाई होता है कि जो ईशा था उनकी डिटेल्स को देख भी नहीं पा रहा था। डोलोरस ने ईशा ने कहा कि तुम्हें चाहिए मुझे बताओ। ईशा बोलता है सीनियर मुझे तुम्हारे मेनली एक काम के लिए हायर किया है, और ईशा रुक जाता है। ईशा ने कहा कि ये मुश्किल है, लेकिन जो डोलोरस होती है उसे बीच में ही काट देती है और कहने लगती है नोवाइस ब्लेड के अंदर जो मॉन्स्टर होते हैं वो उसे एक झटके में सारे मॉन्स्टर्स को भी खत्म कर सकती है। ईशा ने फिर से कहा कि उनके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है पेश करने के लिए, और डोलोरस ने जवाब दिया कि तुम बताओ हमें कहाँ पर जाना है। फिर दोनों वापस न्यूबी विलेज के अंदर आ जाते हैं, जहाँ डोलोरस ने अपनी फिल्म मैजिक का यूज कर काफी ज्यादा आसानी से बहुत सारे गॉब्लिन्स को हरा दिया था, और उसे हराने के लिए कुछ ज्यादा समय भी नहीं लगता। इस वक्त न्यूबी विलेज में बहुत से एडवेंचरर भी होते हैं जो इस चीज को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं कि जो स्पेल कास्टर है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, और अगर इस जैसे बंदे के साथ कौन इतना ज्यादा अच्छे से पार्टनर बन सकता है, क्योंकि जो उसका डैमेज था मॉन्स्टर को मारने के लिए वो काफी ज्यादा था। उन्हें यकीन भी नहीं हो रहा था। एक एडवेंचर ने सोचा कि शायद जो ईसा है वो हैक का यूज कर रहा है, लेकिन दूसरा बंदा बोलने लगता है कि हैक्स वैसी चीजें कोई भी नहीं होती। अभी जो सिस्टम विंडो थी ईशा को कांग्रेचुलेट करने लगती है और बताती है कि उसने लेवल 10 को सक्सेसफुली अचीव कर लिया है, और जिस वजह से उसे काफी ज्यादा फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट भी मिल जाते हैं, जिन्हें वो अपनी मर्जी के मुताबिक यहाँ पर एडजस्ट कर सकता है। उसके अलावा वो पहले प्लेयर था जो नोवाइस विलेज में लेवल 10 तक पहुंचा था, और इसीलिए उसे एडिशनल 10 एट्रीब्यूट पॉइंट भी मिल जाते हैं। वो पहले प्लेयर था जो दुनिया भर में लेवल 10 तक पहुंचा था, इस वजह से उसे एडिशनली 50 बोनस एट्रीब्यूट पॉइंट्स भी मिल जाते हैं, और उसे साथ ही में टाइटल भी मिल जाता है जो कि स्पीड असेंडर होता है। इसे देखने के बाद इबुशु कहने लगता है कि तुम लेवल 10 पर यहाँ पर पहुंच चुके हो, दूसरे प्लेयर तो अभी लेवल 5 के आसपास भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, कोई भी यहाँ पर लेवल 3 से ज्यादा ऊपर पहुंचा ही नहीं। जिसके बाद हम देखते हैं जो अनाउंसमेंट थी वो सभी को यहाँ पर कर दी जाती है कि प्लेयर नाइट सीना ने लेवल 10 को सक्सेसफुली रीच कर लिया है, और लेवल लीडर बोर्ड होती है जो ग्लोबल लेवल की वो अनलॉक हो चुकी है। सब लोग डिसबिलीव में थे, उन्हें यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि बीटा अभी शुरू ही हुआ था और इतने कम समय में ईशा ने लेवल 10 को अचीव कर लिया था। ईशा को लगा कि अब काफी ज्यादा लोग उसकी असली एबिलिटीज पर डाउट नहीं करने वाले, पर वो बिल्कुल ही चिंता नहीं कर रहा था क्योंकि वो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट था कि सबको जल्दी यहाँ पर पता चल जाने वाला है कि वो दरअसल इस विलेज का गॉड है। अब लेवल अप एट्रीब्यूट पॉइंट 100 पॉइंट जो उसे बिलियन स्पेंड करने पर मिलने वाले थे, उन सभी को मिलाकर उसकी जो पावर थी वो बढ़ती ही जा रही थी। इसके बाद उन्हें एडजस्ट करने के बाद वो अपनी असली डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ने लगता है। ईशा ने कहा चलो अब टाइम आ चुका है जहाँ हमारी असली डेस्टिनेशन मिलने वाली है। तभी इवुशु जो था वो कहने लगता है कि हम लोग अब जो हिडन डंजन है उसकी तरफ जा रहे हैं। ईशा ने कहा हाँ तुम बिल्कुल यहाँ पर सही कर रहे हो, हम जो ड्रैगन लेयर है उसकी तरफ जा रहे हैं। हम देखते हैं जो बर्डे लेवल लीडर बोर्ड था उस पर सिर्फ ईशा ही था, क्योंकि लेवल 10 के होने के बाद ही जो लीडर बोर्ड में एंट्री होती है वो हो पाती है, क्योंकि उसके मिनिमम जो लेवल जो 10 की रिक्वायरमेंट है उसे चाहिए होती है। वैसे ही न्यूबियस विलेज में एक और एडवेंचर था जो गोब्लिन के अलावा मतलब कि गोब्लिन से अकेला लीड कर लड़ रहा था। वैसे ही नोवास विलेज के अंदर एक और एडवेंचर था जो गोब्लिन से अकेला लड़ रहा था। उसका यूजर नेम स्टील वॉकर था और वो लेवल 3 का बंदा था। उसने कहा कि उस शुरू से ही एलाइट मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर रहा है, फिर भी अभी तक सिर्फ लेवल पर ही 3 पर ही पहुंचा है, और वो ये नहीं समझ पा रहा था कि आखिरकार कोई बंदा लेवल 10 तक इतनी जल्दी कैसे पहुंच सकता है। वो काफी ज्यादा सरप्राइज था, लेकिन वो एक्साइटेड भी हो जाता है। वो सोच रहा था कि शायद गेम में कुछ जो बग्स मौजूद है उसका वो यूज करने के कारण इतनी ज्यादा जल्दी लेवल अप कर पा रहा है, लेकिन वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि एक स्ट्रॉन्ग राइवल उसे मिलने वाला है। फिलहाल ईसा यहाँ पर हम देखते हैं जो विस्परिंग वैली जो कि न्यूबर्स विलेज होती है उस पर आ जाता है। यहाँ बड़ी बड़ी जहाँ पर उन्हें ड्रैगन लाइन जो सीक्रेट हिडन डंजन है वो मिलने वाली थी। हम देखते हैं जो ईशा था वो एक चट्टान को छूता है और उस पे एक ड्रैगन सा यहाँ पर लोगो चमकने लगता है। वो चट्टान धीरे धीरे हिलती हुई ऊपर उड़ जाती है और हम देखते हैं धीरे धीरे जो लेयर था वो बनने लगता है। हमें बताते हैं कि जो पूरा महल टाइप का चीज था डंजन टाइप की वो अपीयर हो जाती है। सिस्टम ने बताया कि ये ड्रैगन लायर है और फिर वार्निंग भी दिया ईसा को तुरंत यहाँ से निकल जाने का
दिया क्योंकि उसकी जो लेवल थी वो बहुत ही ज्यादा लो होती है और उसके लिए काफी ज्यादा डेंजरस था। डोलोरस ने कहा, ये कैसे मुमकिन है, इतना ओवर पावरिंग ऑरा इसके अंदर से मुझे महसूस हो रहा है, ऐसा एक ड्रैगन यहाँ पर कैसे हो सकता है, ये तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है। ईशा ने जवाब दिया, हाँ ये एक हिडन ड्रैगन डंजन है। जैसे सुनने के बाद जो डोलोरस थी तो थोड़ी नर्वस हो जाती है और वो सच में ईशा से कह रही होती है कि वो अकेले ड्रैगन से बिल्कुल भी नहीं लड़ सकती और ना ही उसके पास इतना कॉन्फिडेंस है। ईशा ने उससे कहा, मैं इतना ज्यादा भी पागल नहीं हूँ कि मैं ड्रैगन से लड़ने के लिए यहाँ पर तुम्हें फोर्स करूँ, और मैं यहाँ पर लड़ने के लिए उससे कभी भी नहीं आऊंगा। चलो हम पहले अंदर जाकर तो देखते हैं आखिर क्या चल रहा है। ईशा ने कहा कि एक लेवल 100 का बार सेट करने 1 साल पहले एक्सीडेंटली एक हिडन को ट्रिगर कर दिया था और ड्रैगन लायर को एक्सप्लोर भी किया था। उस प्लेयर ने डिस्कवर किया था जो डंजन के एंट्रेंस है एक्चुअली एक नोबस प्लेस के अंदर छुपा हुआ है। उस वक्त कोई ने भी उसकी बात को बिल्कुल भी बिलीव नहीं किया था क्योंकि लोगों को लग रहा था कि एक हाई लेवल का डंजन नोबस विलेज में कैसे हो सकता है, ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। इसलिए वो प्लेयर इसके अंदर अकेला चला गया, लेकिन वो कभी भी यहाँ पर इसके अंदर से वापस नहीं आ पाया। तभी इबुशु कहने लगता है कि आखिरकार तुम्हें ये सारी चीजें कैसे पता है। तो ईशा ने जवाब दिया कि उसने उस प्लेयर का जो बैटल फुटेज है उसे बहुत ही ज्यादा हाई प्राइस में खरीदा था और उसने ये पता लगा लिया था कि डंजन के अंदर एक जो रेयर ड्रैगन एग है वो मौजूद है। डोलोरस और इबुशु दोनों शॉक्ड हो जाते हैं और दोनों ने मिलकर ही समझ जाते हैं कि जो ईशा था वो असल में ड्रैगन एग को चुराना चाहता है और उस चीज को चुराने का प्लान बना रहा है, जो ड्रैगन को मारने से भी कहीं ज्यादा मुश्किल है क्योंकि ड्रैगन को एग को चुराना यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल तरीके से माना जाता है। डोलोरस थोड़ा गुस्सा हो जाती है और समझ गई थी कि ईशा उसके साथ यहाँ पर खेल खेल रहा है। ईशा ने फिर उससे कहा, इतना मॉडेस्ट मत हो, तुम तो एक गॉड टियर सॉर्सरर हो, देखो बस एक ड्रैगन ही तो है, तुम उस जैसे ड्रैगन को बड़ी आसानी से हरा सकते हो क्योंकि तुम एक यहाँ पर गॉड टियर के सॉर्सरर हो। तुम उसकी पावर में यूज करने के बाद उसे 1 सेकंड में भी मार सकती हो। जिसके बाद वो अंदर पहुंच जाते हैं और आगे ईशा और डोलोरस ने देखा कि वहां पर एक टियर 5 का होली जजमेंट रेडियंट ड्रैगन उनके सामने पड़ी थी। हम देखते हैं वहां पर सोना और खजाना पूरी तरीके से भरा हुआ था। जो केप थी उसमें पूरी तरीके से यहाँ पर गोल्ड ही गोल्ड दिखाई दे रहा था और उसी के ऊपर जो ड्रैगन थी वो लेटी थी। डोलोरस ने कहा, अच्छा की मैं यहाँ पर टेलीपोर्टेशन जो स्क्रोल है वो साथ में लेकर आई हूँ, वरना जो ईशा था वो तो आज मुझे मरवा ही देने वाला था। डोलोरस ने कहा कि अगर एक टियर 3 ड्रैगन अकेला एक पूरे गिल्ड को यहाँ पर तबाह कर सकता है तो ये रेडियंट ड्रैगन टॉप टियर ड्रैगन में से एक माना जाता है और इसीलिए उनका मानना था कि उनके पास सिर्फ 1% से भी कम चांस है इसे हरा पाने का और यहाँ पर जो ड्रैगन एग है उसे चुराने का। ईशा ने कहा कि डोलोरस जो कह रही है वो बहुत ही सही बात है और ये बहुत ही ज्यादा डराने वाली भी बात है, लेकिन उसके लिए ड्रैगन के अंडे को हासिल करना अब और भी ज्यादा यहाँ पर जरूरी हो चुका है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा कीमती है, इसलिए वो उसे चाहता है क्योंकि वो उसे खरीद नहीं सकता। लेकिन फिर डोलोरस ने मुंह मोड़ लिया और यहाँ से जाने का सोचने लगता है। ईशा ने उसे यहाँ पर डबल कमीशन देने का ऑफर कर दिया, लेकिन डोलोरस ने फिर भी मना कर दिया कि वो इस चीज को यहाँ पर नहीं करना चाहती क्योंकि उसे लगता था कि वो ड्रैगन से सामना नहीं कर सकते और वो सभी लोग यहाँ पर मारे जाने वाले हैं। ईशा ने फिर कहा कि वो असल में ड्रैगन से लड़ने बिल्कुल भी नहीं वाला, बस थोड़ी देर के लिए उसे यहाँ पर टाइम को वेट करने की जरूरत है और इस तरीके से वो ड्रैगन एग को चुरा लेगा। डोलोरस फिर भी नहीं मानने वाली थी क्योंकि उसे लगता था कि कोई भी टियर 5 रेडियंट ड्रैगन के सामने से उसके अंडे को नहीं चुरा सकता। ईशा ने फिर ट्रिपल कमीशन का ऑफर कर दिया और इतनी बड़ी क्वांटिटी को देखकर डोलोरस को भी इस ऑफर को एक्सेप्ट करना पड़ता है। वो जानती थी कि अपने यहाँ पर जान दांव पर लगाकर वो इस पैसे को हासिल कर सकती है और वो इसके लिए राजी हो जाती है। फिर वो अपनी मैजिक पावर को एक्टिवेट करते हुए कहती है कि मैं पूरी तरीके से अपनी पूरी ताकत को लगाने वाली हूँ और मैं सिर्फ 3 मिनट तक ही इस ड्रैगन को रोक सकती हूँ, मैं तुम्हारे लिए सिर्फ 3 मिनट खरीद सकती हूँ, उसके बाद जो भी होने वाला है ईशा को खुद यहाँ पर हैंडल करना होगा। और हम देखते हैं वो ईशा को भी अपने मैजिक के जरिए से बफ कर देती है। सिस्टम उसे नोटिफाई करता है कि ईशा को जो लाइफ गॉड की ब्लेसिंग है वो मिल चुकी है, जैसे उसे लाइफ एट्रीब्यूट डबल हो चुके हों, उसकी हेल्थ बढ़ जाती है, उसकी स्पीड भी बढ़ जाती है, उसे स्ट्रेंथ गॉड की जो ब्लेसिंग थी उस वजह से उसकी स्ट्रेंथ भी डबल हो चुकी थी और एजिलिटी गॉड का ब्लेसिंग भी मिल जाता है जिससे एजिलिटी भी डबल हो जाती है। डोलोरस फिर एक ड्रैगन की तरफ चार्ज करते हुए अपने आइस एरो का इस्तेमाल कर देती है। जो एरो था सीधे बीस्ट से जाकर टकरा जाता है और जो डोलोरस थी वो कहते जा रही थी, मुझे तेरे जैसे जो बीस्ट है उससे बिल्कुल भी डर नहीं लगता, लेकिन मैं 3 मिनट तक तुम्हें यहाँ पर मुझे रोक कर रखना होगा और 3 मिनट के लिए तुम्हें मुझसे यहाँ पर डर लगने लगेगा। उसके बाद वो आइस एरो का अटैक था ड्रैगन की तरफ यहाँ पर बढ़ते जाता है। इसी दौरान हम देखते हैं ईशा ड्रैगन के अंडे की चुराने की कोशिश कर रहा था, उसे अंडे लेने के लिए चुपके चुपके वहां पर जाने लगता है और दुआ करने लगता है कि ड्रैगन उसकी तरफ ना देख ले, वरना वो सभी लोग यहाँ पर मारे जाने वाले हैं। ड्रैगन एक फ्लेम अपने फ्लेम का यूज करता है, लेकिन जो डोलोरस थी वो काफी ज्यादा लकी होती है, वो उससे बच जाती है। डोलोरस कहती है बस अब यहाँ पर 1.5 मिनट ही बचे हैं और तुम्हें जल्दी करना होगा। हम देखते हैं वो अपनी बहुत ही ज्यादा मैजिक को यूज कर रही थी, वो थकने लगती है। इसे ड्रैगन को उठाने की जो एग था
उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो काफी ज्यादा भारी होता है। तो उसने इबुशी से मदद मांगने की कोशिश की। इबुशी ने कहा कि उसे कभी भी अपनी जिंदगी में इस तरीके के जो सैडी काम है वो बिल्कुल भी नहीं किए, लेकिन उसने फिर भी उसकी मदद करने के बारे में सोचा, लेकिन वो उसकी पहले मदद कर पाता। तभी एक आयरन उनकी तरफ यहाँ पर फेंक दिया जाता है, जिस वजह से हम देखते हैं जो इबुशु का पैर था वो उससे टकरा जाता है और वहाँ पर आवाज हो जाती है। तभी वो देखते हैं कि उनके ऊपर एक बहुत ही ज्यादा बड़ी सी शैडो दिखाई देने लगती है। जब दोनों देखते हैं तो उन्होंने देखा कि जो ड्रैगन है उन्हीं को देख रहा है, और ड्रैगन समझ चुका था ये मेरे एग को चुराने की कोशिश कर रहे हैं। जो ड्रैगन था वो बहुत ही जोर से चिल्लाने लगता है और दोनों इबुशु और जो ईचा थे वहां से भागने लगते हैं। ईचा अंडे को पकड़कर बहुत ही जोर से भागते जा रहा था और ईशु को बेकार कहकर उसे चिल्लाते जा रहा था कि वो सिर्फ एक टोड है, वो किसी भी काम का नहीं है। उससे एक काम के लिए कहा था लेकिन वो भी उसे अच्छे से नहीं कर सकता। ईशा ने फिर डोलोरस से मदद मांगी और डोलोरस ने अपनी आइस बॉल बनाकर ड्रैगन को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो बॉल कुछ ही सेकंड तक टिक पाती है और जब वो गायब हो जाती है ड्रैगन ने अपने ड्रैगन किंग ब्रीथ स्किल को यूज करने की कोशिश की। डोलोरस ने फिर ईशा और इबिशु को भागने के लिए कहा, क्योंकि अब वो ज्यादा देर तक उसे बिल्कुल भी नहीं रोकने वाली थी और जो ड्रैगन था वो और भी ज्यादा खतरनाक हो चुका था। ड्रैगन ने अपने फ्लेम फायर को यूज कर दिया और वो तीनों भागते भागते आगे बढ़ते जा रहे थे। ईशा ने पूछा कि आखिरकार तुम भी क्यों भाग रही हो, तो फिर ड्रैगन को कौन रोकने वाला है। डोलोरस ने कहा कि हाँ मैं भी भाग रही हूँ, आखिरकार तुम समझते क्या हो, मैं इनविजिबल हूँ। लेकिन ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, मैंने सिर्फ कहा था कि मैं तो उसे 3 मिनट तक रोक सकती हूँ। जो टाइम है वो पूरा हो चुका है। जब वो डंजन से बाहर निकलने लगते हैं हम देखते हैं वहां पर एक धमाका हो जाता है, लेकिन वो लोग सक्सेसफुल एग के साथ बाहर आ जाते हैं, लेकिन ड्रैगन उससे बाहर नहीं आ सकता था। हम देखते हैं ईशा को डंजन के बाहर आकर काफी ज्यादा खुशी होने लगती है और वो कहता है कि उन्होंने अंडे को बाहर लेकर आए। डोलोरस कहती है कि अगर ये अंडा एक टियर 5 ड्रैगन का हो जाता है और उसका हैचलिंग अगर अच्छे से बन जाता है तो हमारी जो सक्सेसफुल रेट रही वो काफी ज्यादा अच्छी होने वाली है। उसने ईशा को यहाँ पर याद दिलाया कि उसके कमीशन को बिल्कुल भी मत भूलना। सरप्राइजिंगली डोलोरस की जो फेवरेबिलिटी होती है वो ईशा के खिलाफ 60% से ज्यादा हो जाती है। ईशा ने फिर रिस्ट कॉन्टेक्ट करने के बारे में सोचने लगता है। इबुशु ने सोचा कि अगर ये अंडा कुछ अजीब एच हो जाता है तो उनके पैसे जो है वो वेस्ट हो जाने वाले हैं। अब ईशा ने अंडे को छुआ और कॉन्टेक्ट बनाने की पूरी कोशिश करने लगता है। उसने कहा कि सक्सेस या फेलियर सब कुछ इस पर डिपेंड करने वाला है, मुझे डिपॉजिट पॉइंट बिल्कुल भी मत करना। फिर अंडा क्रैक होने लगता है और अचानक से वो पूरी तरीके से फट जाता है। ईशा, डोलोरस और इबुशु देखते हैं कि अंदर एक छोटा सा ग्रीन ड्रैगन मौजूद है। डोलोरस कहती है ये तो रेडियंट ड्रैगन का हैचलिंग बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, क्योंकि इसका जो रंग है वो कुछ अलग तरीके दिख रहा है। क्या रेडियंट ड्रैगन को किसी और ने चीट किया था? ईशा कहने लगता है कि बस आज के लिए इतना ही। आगे हम देखते हैं वो ड्रैगन के बारे में देखने लगते हैं। उसका कोई भी अभी निकनेम नहीं था, लेकिन उसका जो टाइप था वो अजुरा स्काई ड्रैगन के टाइप में था और वो एक मिथिकल टियर का ड्रैगन था। लेकिन उसकी जो लेवल थी वो अभी सिर्फ बनी होती है, क्योंकि अभी अभी वो यहाँ पर पैदा हुआ था। लेकिन उसके जो बीस्ट स्टेटस होते हैं वो मतलब कि बेस स्टेटस होते हैं वो सभी यहाँ पर 500 पर मौजूद थे, जो कि लेवल बन के हिसाब से काफी ज्यादा पावरफुल था। उसके अटैक इतने ज्यादा यहाँ पर पावरफुल थे, अगर वो किसी को यहाँ पर मारता है तो उसके जो डैमेज है वो सीधे 2500 से ज्यादा करने वाला है। आखिरकार इस तरीके के जो अटैक है उन्हें कौन विथस्टैंड कर सकता है। एमसी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। जो टोड था वो कहने लगता है किड, तुमने यहाँ पर इस बार सच में जो गोल्ड है उसे पा लिया है, तुम्हारे लिए काफी ज्यादा अच्छा था। जो डोलोरस थी वो भी कहने लगते हैं तुमने यहाँ पर सही कहा, जो हैचलिंग के स्टेट्स हैं वो एब्सोल्युटली रिडिकुलस हैं, प्लस साथ ही में जो इमेजरेबल ग्रोथ रेट पोटेंशियल है इसका, अगर इसे मैच्योर हो जाने तो इसकी जो डिस्ट्रक्टिव पावर थी उसे कोई भी इमेजिन नहीं कर सकता। हम देखते हैं एमसी काफी ज्यादा खुश था और उसे पैड करने लगता है। वो कहता है मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतने से होने के बावजूद भी इतने ज्यादा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग निकलोगे, तुम जैसे कि थोड़े गिरे लग रहे हो, इसलिए मैं आखिरकार तुम्हें आगे जाकर लिटिल गिरी बुलाने वाला हूँ। जिसके बाद हम टोड को देखते हैं, वो कहने लगता है लिटिल गाय के आने के बाद अब कोई भी तुम्हें यहाँ पर गलती से भी ये नहीं कहेगा कि मैं तुम्हारा पेट होने वाला हूँ। एमसी उसे देखने लगता है और कहता है टोड आखिरकार तुम्हारे हाथ में ये क्या मौजूद है। हम देखते हैं टोड कुछ रखे हुआ था जो एक बेच टाइप का लग रहा था। टोड कहने लगता है ब्रैड, मेरा नाम बेविस है ना कि टोड है, और तुम मुझे इज्जत से बुलाया करो। लेकिन जो एमसी था वो उसकी बातों को बिल्कुल भी नहीं सुन रहा था और उसके हाथ से ले लेता है और पूछता है टोड आखिरकार ये तुम्हें कहाँ मिला था। तो जो बेबीस होता है वो चिल्लाकर कहने लगता है मुझे ये वापस कर दो ब्रैड, इसे मैंने यहाँ पर जो डंजन नेस्ट था उसके अंदर से लिया था, ये मेरा है क्योंकि ये मुझे मिला था। तभी डोलोरस देखने लगती है और कहती है क्या ये यहाँ पर जो क्लेमिटी टीयर का मार्क हो सकता है फ्यूरियसिटी का, वो हो सकता है। हम देखते हैं सिस्टम भी हमें बताता है जो बेस था वो मार्क ऑफ फ्यूरिसिटी होता है, एक ग्रेट क्लेमिटी का, जो उस कारण से जो सारे बेस स्टेट होते हैं वो 10% प्लस हो जाते हैं।
साथ ही में ऑल स्टेट भी 10 पॉइंट प्लस हो जाते हैं। फ्यूरियसिटी के कारण एक ये यूनिक पैसिव आइटम है। इस कारण से जो उसकी सारी स्किल्स थी उनकी जो ट्रिगर रेट होती है वो 20% तक बढ़ जाती है और जो क्रिटिकल रेट थी वो 100% तक बढ़ जाती है, जिसे एक्टिवेट करने के बाद उसकी पावर जो होती है। और ऐसे ही बताया जाता है उसमें इंस्टेंट डीलिंग 1000 मतलब कि 1000 स्पिट जो ट्रू लेवल का डैमेज होता है वो टारगेट के ऊपर कर सकते हैं। ऐसे ही उसमें बहुत सारी चीजें जो होती हैं। एमसी कहने लगता है अगर हम इसके जो इंसेंट लेवल के स्टेट होते हैं उन्हें देखा जाए तो ये डेफिनेटली क्लेमेटियर का लग रहा है। टोड कहता है ब्रेड मुझे अच्छे से कह रहा हूँ ये चीज को वापस कर दो, मैंने अपनी लाइफ को यहाँ पर रिस्क किया था इस चीज को पाने के लिए। तभी एमसी कहने लगता है तुमने अपनी जिंदगी को रिस्क किया था, बल्कि हमने अपनी लाइफ को खो दिया था तुम्हारी वजह से, और एज अ कंपेंसेशन मैं इस चीज को तुमसे ले रहा हूँ। लेकिन जो टोड था वो और भी ज्यादा गुस्से में हो जाता है। वो कहता है कि आखिरकार मैं तुम्हें इस चीज को क्यों देने वाला हूँ, और अगर तुम्हें चाहिए इसके लिए तुम्हें 10,000 कॉइन्स पर डे देने होंगे, अदरवाइज यहाँ पर कोई भी डील नहीं है। लेकिन एमसी उससे कहने लगता है कम ऑन ओल्ड विश, तुम्हें इतना ज्यादा स्टंगी होने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम लोग यहाँ पर बड़ी हैं, पैसे की बात हम फिर बाद में कर लेंगे। जो टोड था वो कहने लगता है स्टॉप, तुम्हारे जो स्वीट टॉक है उन्हें यहाँ पर बंद कर दो। जब तुम्हें मेरी जरूरत पड़ती है तो मैं ओल्ड विश बन जाता हूँ, और जब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं पड़ती तो मुझे ओल्ड टोड कह के बुला लेते हो। जिसके बाद हम देखते हैं टोड भी मान जाता है और एमसी उस बैच को पहन लेता है। वो हंसते हुए कहने लगता है इस बैच के कारण जो फॉर्मिंग गोब्लिन को मारने की बात होगी उससे तो यहाँ पर मैं बटर जैसे स्लाइस करके रख दूंगा, अब मेरी पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। तभी यहाँ पर उन्हें एक जो हिडन क्वेस्ट है वो मिल जाता है, जिस वजह से टोड, डोलोरस और सभी लोग शॉक्ड लग रहे थे। जिसके अंदर उन्हें बताते हैं कि उन्हें एक यहाँ पर जो फैंग ऑफ फ्यूरियोसिटी है उसे फाइंड करना था, लेकिन एमसी को नहीं पता था कि आखिरकार ये क्या है। डोलोरस कहने लगती है क्या तुम्हें नहीं पता जो फैंग ऑफ फ्यूरियोसिटी है वो क्या है। वो बताती है एक गॉड टियर असैसिन डैगर जिसको फैंग ऑफ फ्यूरियोसिटी कहा जाता है, जिसे यहाँ पर एविसिस बीस्ट के फैंग से मिलकर बनाया गया है, जिसकी पावर काफी ज्यादा है। और ऐसा माना जाता है कि वो काफी ज्यादा मोस्ट एक्सप्लोसिव वेपन्स है। और ऐसा लगता है कि तुम्हारा जो मार्क है मतलब कि बैच है और जो फैंग ऑफ फ्यूरियोसिटी है उन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन मौजूद है। एमसी कहने लगता है लेकिन ये मुझे काफी ज्यादा अमेजिंग लग रहा है, लेकिन जो एबिसिस कॉन्टिनेंट है वहां पर जाना एक लंबी जर्नी हो सकती है। जिसके बाद सिस्टम मुझे बताता है कि तुम्हारा जो डेली गेम का टाइम था वो लिमिट से ऊपर जा चुका है और तुम्हें फोर्सफुली यहाँ पर लॉग आउट कर दिया जाता है 3 मिनट के अंदर। एमसी कहता है ऐसा लगता है कि मेरा टाइम आ चुका है और अब मुझे लॉग आउट हो जाना चाहिए। जिसके बाद जो डोलोरस थी वो भी जाने लगे है। वो बताते हैं कि किसने सोचा था कि यहाँ पर जो न्यूबी विलेज है उसके अंदर एक हिडन डंजन हो सकता है, वो भी इतना ज्यादा डेंजरस वाला, और मुझे इसे फॉर्म करने के लिए इतने ज्यादा टाइम लग जाएगा। बेल पिचिस्टर वो कहती है मैं यहाँ पर जा रही हूँ, अगर तुम्हें फिर से यहाँ पर किसी चीज की जरूरत पड़े तो अपने जो पैसे हैं उन्हें तैयार रखना, मैं फिर से आ जाऊंगी। तो एमसी भी इसके लिए मान जाता है और कहता है कि जो डूम्सडे गेम है वो अभी भी बीटा फोर्स में चल रहा है और अभी पूरी तरीके से वो मर्ज नहीं हुआ है रियलिटी के साथ। बेटर मुझे यहाँ पर रेस्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर मैं ज्यादा काम करूंगा तो जो मेरी बॉडी है वो भी ब्रेक डाउन हो सकती है। जिसके बाद हम देखते हैं अगले दिन हमें जो एमसी अपने घर में दिखाया जाता है। वो सभी यहाँ पर जो वर्चुअल गेम डूम्सडे उसके बारे में बात कर रहे थे। वो सारी न्यूज़ों को पढ़ते जा रहा था। उसके अंदर बताते हैं पहले ही दिन काफी ज्यादा प्लेयर्स की जो डेथ है वो हो चुकी है। इस तरीके के जो सिम्टम है लॉग आउट करने के बाद देखे जा रहे हैं। किसी को भी इस चीज पर यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार एक गेम की वजह से इतने ज्यादा लोग कैसे मारे जा सकते हैं। और एमसी को पता चलता है मल्टीपल नेशंस जो हैं उन्होंने डूम्सडे गेम को बैन कर दिया है। एमसी कहने लगता है वीकलिंग्स इसी चीज को कर सकते हैं, जब जो गेम है वो रियलिटी में मर्ज हो जाने वाला है तो तुम लोग सबसे ज्यादा सफर करने वाले हो। जिसके बाद उसे एक मैसेज आ जाता है जिसके अंदर लिखा ही जाओ तुम्हें जल्द से जल्द नॉर्थ हुआ हॉस्पिटल में आ जाना चाहिए, साथ ही में फूड लेकर आना पड़ेगा जो कि जाओ होंग के लिए है, और साथ ही में तुम्हें उसकी जो बिल्स हैं उन्हें भी पे करना होगा। अगर तुम इस चीज को कर देते हो तो मैं इस चीज को मान लूंगी कि हमारे बीच में कुछ भी नहीं हुआ है और मैं तुम्हें माफ करने के लिए भी तैयार हो जाती हूँ। लेकिन एमसी कहता है डैम इट, इस बारे में मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है इसे सोचने का, इससे अच्छा तो मैं इसे ब्लॉक ही कर देता हूँ। और जिसके बाद हम देखते हैं हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जहाँ पर एमसी की गर्लफ्रेंड और जो जाओ था वो दोनों ही थे। जाओ कहने लगता है कि तुम्हारा कहने का ये मतलब है जो यूजाओ है उसने तुम्हें अभी तक कांटेक्ट नहीं किया इतने टाइम होने के बावजूद, और जैसे कि तुमने अभी सडनली उसे कॉल किया है और तुम्हें लगता है कि वो यहाँ पर आ जाने वाला है। तो जो लड़की थी वो बताने लगती है क्या तुम्हें लगता है कि उसकी इतनी हिम्मत कि वो यहाँ पर नहीं आएगा। जाओ कहने लगता है ट्रूली वो तुम्हें काफी ज्यादा प्यार करता है, उसकी यहाँ पर नस नस में तुम्हारे लिए प्यार भरा हुआ है, एक बार तुम उसे कॉल करोगी तो ये वो ही डेफिनेटली यहाँ पर भागते हुए आने वाला है। तभी डॉक्टर वहां पर आ जाता है और कहने लगता है पेशेंट जो रूम नंबर 70 में मौजूद है तुमने अपने बिल्स को नहीं चुकाया है और तुम्हें डिस्चार्ज जल्दी हो जाना चाहिए और तुम्हें अपने बिल्स को भी पूरी तरीके से चुका देना चाहिए। जो लड़की थी वो चिल्लाने लगती है आखिरकार हम लोग इतनी जल्दी डिस्चार्ज क्यों होने वाले हैं। तो डॉक्टर बताता है कि हमारे जो हॉस्पिटल है उसके अंदर काफी ज्यादा पेशेंट आ चुके हैं जिन्होंने अभी ऑर्गन फेलियर के सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि तुम लोगों ने न्यूज में सुना ही होगा जो गेम है उस वजह से सब कुछ हो रहा है। जिन लोगों ने भी डूम्सडे खेला है उनकी हालत खराब होती जा रही है और इस कारण से हमें काफी ज्यादा बेड्स की जरूरत है और तुमने पैसे नहीं चुकाए, तुम्हारे लिए कोई भी बेड की यहाँ पर जरूरत नहीं है। जो लड़की थी वो चिल्लाने लगती है आखिरकार तुम्हारा इससे क्या मतलब
मतलब है शॉर्ट्स ऑन बेड। क्या तुम्हें लगता है कि हम इतने ज्यादा पुअर हैं और हमारी जो जिंदगी है वो बिल्कुल बर्थलेस नजर आ रही है? लेकिन डॉक्टर कहता है ये काफी ज्यादा स्पेशल सिचुएशन है, इसीलिए तुम्हें इस चीज को अंडरस्टैंड करना होगा। तुम्हें अपने जल्द से जल्द जो बिल है उन्हें सेटल कर देना होगा और बेड को भी खाली कर देनी होगी। तुम्हें मैं एक और दिन दे सकता हूँ एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा। तो जो जाओ होता है वो भी मान जाता है, वो कहने लगता है ऑलराइट यार, तुम्हें आर्ग्यू करना बंद कर देना चाहिए। जो गेम है वो रियली इतना ज्यादा सिंपल भी नहीं है, मैंने भी उसे खेलने के बारे में ही सोच रहा हूँ। मैं डिस्चार्ज होने के बाद उसे कंटिन्यू खेलने वाला हूँ। क्या तुम्हारे पास कोई मनी मौजूद है? तुम मेरी मदद करो इस हॉस्पिटल के बिल को पे करने के लिए। लेकिन लड़की कहने लगती है मेरे पास कोई भी मनी मौजूद नहीं है। जो यूजाओ है उसने मुझे इस मंथ की जो अलाउंस है पैसे वो बिल्कुल भी नहीं दिए हैं। तो जो लड़का था वो कहने लगता है बॉट, या जो यूजाओ था वो हर दिन मतलब कि हर महीने तुम्हें यहाँ पर 2 लाख क्यों नहीं दिया करता था तुम्हारे जो लिविंग एक्सपेंस है उन्हें खेलने मतलब कि देने के लिए। तो लड़की यहाँ पर थोड़ा शांति हो जाती है, वो कहने लगती है आखिरकार मुझे कैसे पता, उसके पास सिर्फ पैसा ही मौजूद है। और क्या उसे लगता है कि यहाँ पर अगर वो पैसों को यहाँ पर ऐसे ही उड़ाएगा तो वो मुझे भी यहाँ पर जीत सकता है? मैं उसके पास और उसे देख देख कर काफी ज्यादा सिक्स फील करने लगी हूँ। तभी जो जाओ था वो कहने लगता है यानरान तुम्हें जाओई को एक और मैसेज भेजना चाहिए और इसे पैसे के लिए मानने चाहिए। हम देखते हैं वो क्या करने वाला है। वैसे भी मैं प्लानिंग करने वाला हूँ कि जो डूम्सडे है उस गेम का एक स्टूडियो बनाने के लिए जिसमें सारे लोग खेल सकते हैं, और इस कारण से हमारे पास भी कुछ ज्यादा मनी नहीं बची हुई है और इसी कारण से ये काफी ज्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। जो लड़की होती है वो कहती है डोंट वरी। जैसे ही वो उस मैसेज को देखेगा वो तुरंत ही यहाँ पर आ जाने वाला है और मैं उसे कुछ स्वीट वर्ड कहने के बाद उसे मना ही लूंगी और वो ओबीडियंटली जो मनी है वो मेरे हवाले कर देने वाला है। हम एमसी के घर में देखते हैं वो लेटा हुआ था और एक चैन गिन ले रहा था। कुछ टाइम बाद वो घड़ी देखता है, जो टाइम हो जाता है गेम के अंदर एंटर करने का वो फिर से एंटर हो जाता है और उसकी जो लोकेशन थी वो न्यूबी विलेज में होती है। टोड भी यहाँ पर आ जाता है क्योंकि एमसी ने उसे समन कर लिया था, जिस वजह से वो काफी ज्यादा गुस्से में था कि आखिरकार तुम्हें यहाँ पर आने के बाद मुझे समन क्यों कर लिया है जबकि कोई भी यहाँ पर जरूरत नहीं है। एमसी कहता है कि जो अर्ली फ्रॉग जो होते हैं वो जितनी जल्दी उठे उतने ज्यादा बॉम्ब होते हैं और हमें जल्द से जल्द यहाँ पर जो फास्ट तरीके से लेवल करनी चाहिए नोबस ब्लेज के अंदर। इसके बाद हम देखते हैं जो सभी यहाँ पर पूरी प्लेस के अंदर लोग टीम बनाने की कोशिश कर रहे थे। किसी को लेवल 1 का ट्रेनिंग एरिया चाहिए था और कोई लेवल 3 के प्लेयर को भी ढूंढ रहा था, किसी को हीलर की जरूरत थी और कोई मना कर रहा था कि हमें जो न्यूबीज हैं उनकी कोई भी जरूरत नहीं है। कुछ लोगों को एलाइट ग्रुप की बनाने की जरूरत थी जिसमें सारे बंदे लेवल 2 के ऊपर होने चाहिए। एमसी सभी को देखने के बाद सोचने लगता है कि सिर्फ एक ही दिन में जो प्लेयर्स हैं इस गेम के काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। हम देखते हैं तभी सभी लोग एमसी को नोटिस करने लगते हैं और काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। डैम, एक लेवल 10 का प्रो बंदा जिसने यहाँ पर लेवल बोर्ड में फर्स्ट प्लेस को हासिल कर लिया है। लेकिन किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि इस बंदे ने आखिरकार इतनी जल्दी अपने लेवल को फास्ट कैसे कर लिया। सभी लोगों से अपने साथ कैरी करने के लिए कहने लगते हैं कि उसे भी अपने लेवल को बढ़ाना है और सभी लोगों से अपनी टीम में या फिर उसकी टीम में उन्हें शामिल करने के लिए कहने लगते हैं। इस वजह से एमसी को भगना पड़ता है क्योंकि वो इन सभी लोगों के ट्रबल को बिल्कुल भी नहीं झेलने वाला था। इसी के साथ ये वाला पार्ट यहाँ पर एंड हो जाता है और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। और आपको वीडियो कैसी लगी, उसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए कि नहीं चाहिए, कमेंट में जाकर जरूर से बताइएगा। तो अभी तक के लिए इस वीडियो को एंड करते हैं, अगले दिन यहाँ पर हम एक और न्यू सीरीज के साथ फिर से मिलेंगे।